हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम लोगों का टारगेट ये है कि पर डे हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग परीक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। 70-80% क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। तो डेली मैं आपको 100 क्वेश्चन डालता रहूँगा और ये 100 क्वेश्चन जो होंगे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है। कहने का मतलब ये है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो भाषा की सही परिभाषा देता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। भाषा जो है विचार और विनिमय का माध्यम है, यानी कि जो हम सोचते हैं उसको डिलीवर करने का माध्यम है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बच्चों, चीन में एक भाषा बोली जाती है मंदारिन। तो ये दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर आती है, तो आपका आंसर होगा आपका सी। अब अगर हम लोग यहाँ से बढ़ें, अगर हम लोग यहाँ से देखें, अगला क्वेश्चन देखें, तो अगर हम देखें कि बोलियों पर सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक कार्य किसका है। बोलियों पर सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक कार्य किसका है, तो इसका आंसर होगा ग्रियर्सन साहब। ग्रियर्सन ने हिंदी पर काफ़ी काम किया है और इन्होंने बोलियों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, तो इसका आंसर होगा ग्रियर्सन। इसके बाद से जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जैसे बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है। तो ये बेटा जो है ना, ये हिंदी की उपबोली हैं, तो आंसर होगा हमारा ए, ये हिंदी की उपबोली हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपीय, मतलब भारत प्लस यूरोपीय, भारोपीय परिवार की भाषा है। हमारा आंसर होगा इसमें भारोपी होगा। अच्छा, भारोपी भाषा परिवार का एक अन्य नाम इंडो जर्मनिक किसने दिया। ये जो इंडो जर्मनिक नाम दिया हुआ है, ये दिया है मैक्स मूलर साहब ने। ये जर्मनी के विद्वान थे, ये मैक्स मूलर, इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एक रूपता हेतु किस सॉरी एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया। तो इन्होंने मगधी का प्रयोग किया है, आंसर होगा इसमें सी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, 9 से अगर हम आते हैं, तो अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश, तो अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नामी साधु ने नहीं किया है। तो ब्राचड़ जो है ये नामी साधु ने नहीं किया है, बाकी सभी नामी साधु ने किया है। जैसे उपनागर किया है, आभीर किया है, ग्राम्य किया है। पद्मावत की भाषा क्या है। तो पद्मावत की जो भाषा है बच्चों, पद्मावत एक काव्य है जो अवधी भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा बी, अवधी इसका सही आंसर है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, ब्रज होगा इसका सही आंसर। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिहारी, बंगाली, उड़ीसा और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है। तो ये हुआ है मगधी से, ये हुआ है मगधी से। मगधी जो है सही आंसर है इसका। आप इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भोजपुरी का क्षेत्र क्या है। तो भोजपुरी जो क्षेत्र मतलब बोली जाती है वो भोजपुर क्षेत्र में बोली जाती है, और भोजपुर का जो क्षेत्र है वो आरा है, आरा। इसका आंसर होगा ए, आरा, इसमें आंसर टिक करेंगे आप। इसके अलावा ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। तो ब्रज भाषा जो है वो सौरसेनी से विकसित हुई है, सौरसेनी से विकसित हुई है ब्रज भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो मतलब ब्रज भाषा में सबसे अधिक क्या लिखा गया है। तो ये काव्य है, इसमें काव्य साहित्य अधिक लिखे गए हैं, तो ये काव्य के रूप में अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है, मतलब काव्य के रूप में जानी जाती है। अगर हम क्वेश्चन देखें, विद्या प्रतिकृत कीर्ति कला की भाषा है। जो विद्या प्रतिकृत कीर्ति कला है उसकी विद्या प्रतिकृत कीर्ति कला की भाषा है, वो इन्होंने काव्य भाषा का प्रयोग किया है। आंसर होगा इसमें आपका काव्य भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। और काव्य भाषा में इन्होंने जो है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। काव्य भाषा में इन्होंने जो है सबसे अधिक, सॉरी हाँ, काव्य भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, आंसर होगा इसमें डी। अमीर खुसरो ने काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से
किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? तो अमीर खुसरो ने जो रचनाएं लिखी थी वो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखी थी। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो पूर्वी हिंदी का मतलब ये जो है, जो पूर्वी का मतलब है जो गोरखपुर क्षेत्र में बोली जाती है, ये जो यहाँ की हिंदी है, तो ये अर्ध मगधी से विकसित हुई है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे भारत सरकार का कौन सा विभाग हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है? तो भारत सरकार का जो है इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जो है ये मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग है ये हिंदी को कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील है। निम्नलिखित में से बांगरू किसकी उपबोली है? तो बांगरू जो है उपबोली है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी का मतलब क्या है? जो राजस्थान और आगरा मथुरा में हिंदी बोली जाती है उसकी एक उपबोली है बांगरू उपबोली, है ना? तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस भाषा को पैसाची कहते हैं? किस भाषा को पैसाची कहते हैं? तो दरद भाषा को क्या कहते हैं? पैसाची कहते हैं। पैसाची कहाँ बोली जाती है? तो पैसाची कश्मीर में बोली जाती है। पैसाची जो है वो कश्मीर में बोली जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 23 को, तो क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम उठाते हैं तो निम्नलिखित में से किस बोली को लरिया या खलहाटी भी कहते हैं? तो लरिया लरिया या खलहाटी जो बोली है वो जो छत्तीसगढ़ में जो बोली बोली जाती है उसको हम लोग लरिया या खलहाटी भी कहते हैं। हिंदी में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? तो रिक्ता को कृत्रिम हिंदी कहा जाता है, आर्टिफिशियल हिंदी कहा जाता है। साज ए हिंदी का अर्थ क्या है? साज ए हिंदी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बच्चा तेज पत्ता। क्या होता है? तेज पत्ता। अच्छा, आर्य शब्द जो है वह किसको इंगित करता है? आर्य शब्द जो है वह किसको इंगित करता है? मुद्दा ये है। तो आर्य शब्द जो है ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश, तो इसका आंसर होगा डी, श्रेष्ठ वंश। शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। शब्द टाइकून किस भाषा का शब्द है? जो टाइकून शब्द है ये एक जापानी शब्द है। एक्चुअली इसको टाइफून होना चाहिए था, टाइकून लिखा है, तो ये एक जापानी शब्द है। जापान से ये आया हुआ शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है कह सकते हैं। काव्य विभक्ति यानी कि जो पोएटिक एक्सप्रेशन के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो उर्दू का प्रयोग जिसने किया था बेटा सबसे पहले वो अमीर खुसरो ने किया था, तो आंसर होगा आपका इसमें ए। अच्छा, निम्नलिखित में से हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? हिंदी की एक शैली जो है बच्चों, निम्नलिखित में से हम किसे हिंदी की शैली कहते हैं? तो उर्दू को जो है हम लोग शैली कह सकते हैं, उर्दू को। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 1 था और इसके बाद जो है हम लोग पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखें अगर, तो जैसे क्वेश्चन कहता है कि भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर भी अमीर खुसरो ही होगा। इसका प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था, ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? तो सूफी कवि जो है अमीर खुसरो जो है एक सूफी कवि नहीं था। अगर हम इसके बाद आगे जाते हैं, इसके बाद अगर आगे क्वेश्चन देखिए तो अमीर खुसरो जो है एक सूफी कवि नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। बेटा हिंदी का जो प्राचीनतम रूप है वो ऋग्वेद में मिलता है, आंसर होगा इसमें आपका ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी जो थे वो लल्लू लाल थे। कौन थे? लल्लू लाल, आंसर डी होगा इसमें, लल्लू लाल थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सिद्ध हेमचंद्र की भाषा क्या है? तो सिद्ध हेमचंद्र जो है एक लेखक हैं और उनकी सौरसेनी अपभ्रंश पर अच्छी पकड़ थी, इसमें आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि लल्लू लाल जी ने अपने प्रेम सागर की भूमिका में भाषा के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने भाषा के अर्थ में खड़ी बोली का प्रयोग किया था, इसमें आंसर होगा आपका डी। तो ये लल्लू लाल जी की भाषा थी,
खड़ी बोली। अच्छा, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अगर हम लोग क्वेश्चन 37 देखें, भारतेंदु ने बाला बोधनी पत्रिका कब निकाली थी? या हम कह दें कि बाला बोधनी पत्रिका जो है भारतेंदु ने कब प्रकाशित किया था? तो 1874 में भारतेंदु ने बाला बोधनी पत्रिका को प्रकाशित किया। कौन सा ईयर था? 1874, 1874। क्वेश्चन अगला है कि बाला बोधनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाला बोधनी पत्रिका का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों, वो ये था नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो नारी शिक्षा पे काम करने के लिए, नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतेंदु जी ने जो है ये पत्रिका निकाली थी। अच्छा, अगर इसके बाद हम अगर देखें, अगर क्वेश्चन अगला देखें, जैसे अगला क्वेश्चन है, शुक्ल छायावादी युग की समय सीमा है। शुक्ल छायावादी युग की समय सीमा है। तो बेटा जो छायावादी काल का समय था वो 1920 में शुरू हुआ था और 1936 तक चला था। ये 1920 से लेकर के और 1936 तक जो है ये काल चला था। इसमें आंसर क्या होगा हमारा? ए, 1920 से 1936 तक। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40, तो निम्नलिखित लेखकों में से कौन शुक्ल युग के अंतर्गत नहीं है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये शुक्ल युग के समय काल में नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सेठ गोविंददास, ये लोग सब इसी समय काल पे लिख रहे थे, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये जो है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जयसिंह के वो दरबारी कवि थे। इसमें आंसर होगा आपका ए। कामायनी को बृहत फैंटेसी किसने कहा है? तो मुक्ति बोध जो थे इन्होंने कामायनी को बृहद फैंटेसी कहा है। अगर हम यहां से आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी युग है उसकी विशेषता है। प्रगतिवादी युग की विशेषता क्या है? तो अगर इसमें 4 ऑप्शन देखें हम लोग, तो प्रगतिवादी युग के जो लेखक थे वो मतलब उन्होंने ज़्यादातर जो है एक साम्यवादी विचारधारा थी और उन्होंने जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके दर्द को उन लोगों ने व्याख्यान दिया था, उस पे ज़्यादा दिया था। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर डी जो है ये आपका बेस्ट आंसर है और आंसर नंबर डी को ही टिक करना चाहिए। आंसर डी है, साम्यवादी विचारधारा तथा शोषित वर्ग के पिछड़ा को चित्रित करना। राजभाषा का सही अर्थ क्या है? तो राजभाषा का जो सही अर्थ होता है वो ये होता है कि राजभाषा के, जिसमें राजकाज की जाती हो, यानी कि सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। अच्छा, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सी नहीं है? तो अभी मैथिली को जो है उस पे शामिल नहीं किया गया है। 18 भाषाओं में मैथिली शामिल नहीं है। मैथिली शामिल नहीं है, तो 18 भाषाओं में मैथिली शामिल नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें हम अगर देख सकते हैं तो 92वें संशोधन के द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार इस सूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो जब ये क्वेश्चन बना था तब मैथिली नहीं था, लेकिन बाद में मैथिली को इसमें शामिल किया गया। तो अब वर्तमान में जो है हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो वर्तमान में मैथिली हमारी भाषा है, लेकिन तत्कालीन समय में नहीं थी ये। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम देखें अगला, तो क्वेश्चन नंबर 46 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्वेश्चन बन रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ है 1955 में बच्चों। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। आधुनिक जो देवनागरी, एक्चुअली देवनागरी है क्या? लिपि है जिसमें हम लोग हिंदी को लिखते हैं। तो ये जो देवनागरी विकसित हुई है ये ब्राह्मी से विकसित हुई है। हमारा आंसर होगा बी। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जो गुजरात के जो राजा जयभट्ट हैं उन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी में
पहली बार जो है उन्होंने देवनागरी को लिखा, तो इसमें आंसर होगा आपका ए। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के द्वारा पहली बार 7वीं 8वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर हम यहां से आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, तो 49 क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले, तो ये रेवरेंड हैरस थे जिन्होंने पहली बार इसका अध्ययन किया था। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी, तो इसमें देवनागरी को जो है सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक माना गया है। इसमें आंसर आप सी मारेंगे। देवनागरी लिपि में सुधारों को आरंभिक प्रयत्न किसने किया था। तो जो सुधार करने का, बाल गंगाधर तिलक ने इसमें सुधार करने का प्रयास किया था। अगर हम यहां से आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 52, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो बाबू राधा कृष्ण दास जो है ये नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे, बाबू राधा कृष्ण दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई, तो ये 1910 में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम संस्थापक थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी, तो हिंदी से ठीक पहले की भाषा क्या थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका वो होगा अपभ्रंश। हिंदी से ठीक पहले की भाषा क्या थी, अपभ्रंश थी। इनमें से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा वर्ग की है। बिहारी उपभाषा वर्ग की है, यानी कि इसमें से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा वर्ग की है। तो मगही जो है, मगही आज भी बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। आंसर होगा ए। हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो क्वेश्चन ये है। तो आपको पता है कि हिंदी के विकास में सौर श्रेणी, अपभ्रंश, अवहट इन सबका बड़ा योगदान रहा है। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश जो है ये सर्वोत्तम आंसर है, इसका बी मारिए आंसर। पाली किस धर्म की भाषा है। तो आपको पता है कि पाली जो लिखा गया था, साहित्य जो पाली में, वो बौद्ध धर्म ने सबसे अधिक प्रयोग किया था। आंसर होगा इसमें आपका सी। देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो ये तो बात लगभग सबको पता है कि 52 वर्णों से मिला करके देवनागरी भाषा बनी हुई है। इसमें कुछ व्यंजन है और कुछ स्वर हैं। देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो बेटा आपको पता है कि स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, इसमें 11 है। देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। प वर्ण किस वर्ग से आया है। तो ये मैं क्लास में से डिस्कस भी किया था कि ओष्ठ वर्ग का है ये। ओष्ठ, प किस वर्ग का, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है जिसको बोलने में हमारे ओष्ठ गोल हो जाएं, या जिसको बोलने में हमारे ओष्ठ का प्रयोग हो, उसको हम ओष्ठ वर्ग कहते हैं। इनमें से ऊष्म ध्वनि है। ऊष्म ध्वनि क्या है, तो इसमें से श क्या बेटा, ऊष्म ध्वनि है। ये सब क्लास में चर्चा किया चुकी है। चूंकि हम लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे अधिक से सॉल्व करना है, इसलिए इस पर हम डिस्कशन अधिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप कभी इसकी क्लास वीडियो देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये हम किस आधार पे कह रहे हैं। अच्छा, देवनागरी का उपयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता है। देवनागरी का प्रयोग पंजाबी को लिखने में नहीं होता है। पंजाबी को लिखने में देवनागरी का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, ओके। विसर्ग को आप किस रूप में रखते हैं। तो जो विसर्ग होते हैं व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन है। विसर्ग को हम लोग व्यंजन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसमें आंसर होगा आपका बी। अच्छा, इसमें से महाप्राय ध्वनि कौन सी है। तो महाप्राय ध्वनि है ख।
आप इस क्वेश्चंस को समझने के लिए जो मेरा हिंदी का पहला लेक्चर आ रहा है वर्णमाला पर आधारित, उस लेक्चर को आप जरूर देखिए। आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। ये सब बातों की चर्चा मैंने क्लास में की है और यहाँ यूट्यूब पर भी कर रहा हूँ, तो आप इसको जरूर देखिए। इनमें से घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि है बेटा ग। घोष ध्वनि क्या है इसमें? ग। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो मगही जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, मगही। कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। आंसर होगा सी, खड़ी बोली। राजस्थानी उपभाषा वर्ग में किल राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल कितनी बोलियां हैं? तो वहां पे 4 उपबोलियां हैं। राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं। अच्छा, अगर हम यहां से देखें तो ब्रज किस उपभाषा वर्ग में आता है? तो ये आता है पश्चिमी हिंदी में। ये आता है पश्चिमी हिंदी में। ब्रज किस में आता है? पश्चिमी हिंदी में आता है। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व नहीं, सॉरी, 1000 ईसा से हम लोग हिंदी भाषा का विकास मान सकते हैं। हिंदी के ठीक पहले की भाषा थी, तो बेटा वो थी अपभ्रंश। मैंने पहले ही बताया कि अपभ्रंश अवहट से हिंदी का विकास हुआ है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा अपभ्रंश सही आंसर है। अवधी किस वर्ग की बोली है? अवधी जो है वह किस वर्ग की बोली है? तो अवधी पूर्वी हिंदी। अवधी जो है वो क्वेश्चन पूछा है कि किस, तो पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। भोजपुरी बोली किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो बिहारी उपभाषा वर्ग में आती है। यानी कि बिहार का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ की बोली है भोजपुरी। हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? लगभग 70 करोड़ के आसपास। क्योंकि हिंदी जो बोली जाती है वो आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, एमपी में, राजस्थान में, और कुछ हिस्से झारखंड में भी है, कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल के भी हैं। तो ये सब क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। तो लगभग कितने करोड़ लोग हैं? लगभग 70 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। संविधान में हिंदी किस रूप में स्वीकृत है? तो अगर हम देखें तो राजभाषा के रूप में